स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेसन नंबर 1 का भाग 3 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। लास्ट वीडियो में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बताई थी और इसी के आधार पर अब हम जो हमारे पास लेने वाले हैं, हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेने वाले हैं जो कि हमारे लेसन नंबर 1 में इम्पॉर्टेंट है। देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन है, जब लोहे की कील को, किसकी कील को, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है। किस विलयन में डुबोया जाता है? कॉपर सल्फेट के मीन्स CuSO4 के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? बात स्पष्ट है, बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर कि विलयन का रंग क्यों बदल जाता है यदि हम लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है। किस में डुबोया जाता है? कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो लोहा कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से, किसके विलयन से? कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बनाता है। क्या बनाता है? FeSO4 बनाता है। क्योंकि आयरन जो होता है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, तो जब अधिक क्रियाशील होगा तो सीधी सी बात है कि कॉपर को विस्थापित करने की क्षमता रखता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है कि जिस कारण आयरन कॉपर को हटा देता है और आयरन सल्फेट का विलयन बनाता है। तो देखिए क्या लिखा गया है कि क्योंकि आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है और जिस कारण आयरन कॉपर को, किसको? कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से, किसके विलयन से? कॉपर सल्फेट के विलयन से क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। और यही कारण है क्योंकि जो हमारे पास कॉपर सल्फेट का विलयन होता है वो हल्के रंग का होता है। कैसा रंग का होता है? हल्के रंग का होता है। इसलिए कॉपर सल्फेट का विलयन जो नीले रंग का होता है उसका रंग बदल जाता है। या ये भी आ सकता है कि क्या कारण है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो उसका रंग क्यों चेंज हो जाता है, नीला रंग क्यों हो जाता है? तो यही कारण है क्योंकि लोहा जो होता है वो कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है, जिस कारण क्या होता है? लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है। लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है, जिससे क्या प्राप्त होता है? हमारे पास FeSO4 मीन्स आयरन सल्फेट। क्या? आयरन सल्फेट। और क्या प्राप्त होता है? कॉपर। तो देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो एक्वा कंडीशन से है और एक्वा का मतलब होता है जल से, ठीक, मतलब विलयन से होता है। और हमारे पास जो सॉलिड स्टेट होती है, सॉलिड का मतलब होता है ठोस अवस्था से, ठीक है। तो यही कारण है कि कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है वो आयरन के कारण क्या में परिवर्तित हो जाता है? आयरन सल्फेट में। क्लियर है? अब देखिए आगे हम देखते हैं। आगे दिया गया है कि ऊष्मीय वियोजन अथवा आयनिक वियोजन में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या है कि ऊष्मीय वियोजन अथवा आयनिक वियोजन में अंतर स्पष्ट कीजिए या लिखिए। एक ही बात होती है। तो देखिए हम स्पष्ट करते हैं। उत्तर है हमारे पास ऊष्मीय वियोजन अथवा आयनिक वियोजन में अंतर। ऊष्मीय वियोजन अथवा आयनिक वियोजन में अंतर। तो देखिए हम यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास दिया गया है क्या है कि ऊष्मीय वियोजन, कौन सा? ऊष्मीय वियोजन ऊष्मा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ऊष्मा के द्वारा होता है। जबकि आयनिक वियोजन विलयन बनाने पर होता है। ऊष्मीय वियोजन कब होता है? जब आयनिक विलयन बनता है, ठीक है। और ये किस पर है? ऊष्मा पर, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि ऊष्मीय वियोजन में उत्पाद में जो उदासीन होते हैं वो क्या होते हैं? अणु होते हैं। इस साफ स्पष्ट चल रहा है कि हमारे पास उदासीन क्या होते हैं? अणु होते हैं। किसमें? ऊष्मीय वियोजन में जो उत्पाद होते हैं वो उदासीन अणु होते हैं, जबकि आयनिक वियोजन में, किसमें? आयनिक वियोजन में उत्पाद जो होते हैं वो क्या होंगे? आयन होंगे। देखिए स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, क्या होगा? आयन होते हैं। अगला डिफरेंस हमारे पास आता है कि ऊष्मीय वियोजन के लिए, किसके लिए?
ऊष्मीय वियोजन के लिए माध्यम आवश्यक नहीं होता। ऊष्मीय वियोजन के लिए माध्यम आवश्यक नहीं होता, कहने का मतलब ये है कि ऊष्मा किसी भी माध्यम में वो प्रोग्रेस कर सकती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं किसी आयनिक वियोजन के लिए। तो आयनिक वियोजन में क्या होता है कि आयनिक वियोजन के लिए भी ऊष्मा की आवश्यकता नहीं होती। आयनिक वियोजन के लिए भी वियोजन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसमें भी क्या होगा, आयनिक वियोजन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। आगे हम देखते हैं कि ऊष्मीय वियोजन में उत्पाद पृथक किए जा सकते हैं। इसमें क्या होगा कि ऊष्मीय वियोजन में उत्पाद पृथक किए जा सकते हैं, मतलब अभिक्रिया के फलस्वरूप जो उत्पाद बनते हैं उनको हम पृथक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है अमोनियम क्लोराइड। क्या? अमोनियम क्लोराइड इज़ रिवर्सिबल साइन अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो देखिए, जब हमने गर्म किया किसको, अमोनियम क्लोराइड को हमने गर्म किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, अमोनिया और HCl हमें प्राप्त होता है। यदि हम इसको ठंडा करते हैं, इसको अगर हम ठंडा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, पुनः अमोनियम क्लोराइड प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो स्पष्ट है कि जो अभिक्रिया है वो पुनरावस्था में आ सकती है। ठीक है, जो हमारे पास अगला डिफरेंस आता है आयनिक वियोजन के अंतर्गत, तो इसमें हम देखते हैं कि आयनिक वियोजन के उत्पाद पृथक नहीं किए जा सकते। बात समझ में आई कि आयनिक वियोजन के उत्पाद पृथक नहीं किए जा सकते हैं। जैसे हमारे पास दिया गया है, क्या है, सोडियम क्लोराइड NaCl, मतलब साधारण नमक। इसका अगर हम विलयन लेते हैं तो विलयन में हमारे पास क्या होता है, सोडियम के आयन प्राप्त होते हैं प्लस किसके आयन प्राप्त होते हैं, क्लोरीन के आयन, क्लोराइड के आयन प्राप्त होते हैं। तो शुष्क अवस्था में क्या आते हैं, ये NaCl प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ये उत्पाद पृथक नहीं किया सकते जब हमें प्राप्त होता है क्या, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो मैं समझता हूँ ऐसे धीरे धीरे आप अपना नोट। अगला हमारा क्वेश्चन है कारण बताइए। कारण बताइए। इसमें बताया गया है कि आपको कारण बताना है कि हाँ ऐसा अगर होता है तो क्यों होता है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। क्या मतलब है कि निम्न परिवर्तन भौतिक हैं या रासायनिक परिवर्तन हैं। तो देखिए, हमें देखना है और समझना है, इसी के आधार पर हमें ये बताना होता है कि हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन का मतलब क्या है, वो रासायनिक परिवर्तन है या फिर वो भौतिक परिवर्तन है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास आता है कि गर्म करने पर मोम का पिघलना। क्या है, गर्म करने पर मोम का पिघलना। तो देखिए बच्चों, स्पष्ट होता है। देखिए, मोम क्या होता है, जब हम मोम को गर्म करते हैं तो मोम गर्म होने पर वो पिघल जाता है, मगर उसको ठंडा करने पर वो अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। ठीक है, तो इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि यह जो परिवर्तन है, ये कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, देखिए ये कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। क्योंकि इसमें केवल मोम की भौतिक अवस्था में ही परिवर्तन हुआ है। किसमें परिवर्तन हुआ है, भौतिक अवस्था में ही परिवर्तन हुआ है, जिसको पुनः ठंडा करने पर इसको अपनी पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है, अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि भोजन का पाचन। इसमें हमें ये बताना होगा कि भोजन का पाचन जो अभिक्रिया है वो कैसी अभिक्रिया है, वो भौतिक परिवर्तन है या फिर वो रासायनिक परिवर्तन है। तो देखिए, यहाँ पर हमें स्पष्ट होता है कि हम इसको पुनः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लेकर आ सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि भोजन का जो पाचन होता है वो कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि पाचन क्रिया में अनेक रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा भोजन के नए यौगिक बनते हैं, जो अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ सकते। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित होने से तार गर्म हो जाता है। तो ये कैसा परिवर्तन है, ये भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। तो देखिए बच्चों, स्पष्ट है कि विद्युत धारा प्रवाहित होने से
तार गर्म हो जाता है, तार, केवल तार गर्म होता है, ठीक है। वो कैसा है, कैसा परिवर्तन है, तो हम इसको कह सकते हैं कि यह जो परिवर्तन है एक भौतिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि तार की, जो तार होता है, तार की केवल हमारी भौतिक अवस्था में ही, भौतिक अवस्था में ही, मतलब केवल ताप में ही परिवर्तन होता है, ताप में परिवर्तन होता है। तार की संरचना नहीं बदलती, तार की संरचना नहीं बदलती। तो हम कह सकते हैं कि ये जो परिवर्तन है कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। आगे हम देखते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित होने पर, विद्युत धारा प्रवाहित होने पर जल का हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में विद्युत अपघटन होना। किसका, जल का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विद्युत अपघटन होना, यह अपघटन हो जाना। तो देखिए ये जो अभिक्रिया होगी ये रासायनिक अभिक्रिया होगी। क्यों, क्योंकि इसमें जो हमारे पास नए पदार्थ प्राप्त हो रहे हैं, कौन कौन से प्राप्त हो रहे हैं, इसमें हमें जो प्राप्त होने वाला है, एक तो हाइड्रोजन प्राप्त हो जाता है और ऑक्सीजन प्राप्त हो जाता है। तो देखिए स्पष्ट बताया गया है कि विद्युत धारा प्रवाहित होने पर जल का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटन हो जाना। तो देखिए दो चीज़ें हमें प्राप्त हो गई, कौन कौन सी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब नए पदार्थ हमें प्राप्त हो गए। तो हम कह सकते हैं कि यह परिवर्तन कैसा होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। देखिए यह एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इस क्रिया में हाइड्रोजन अथवा ऑक्सीजन दो नए पदार्थ बनते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि शुष्क चूने को, किसको, शुष्क चूने को जल में मिलाने पर जल गर्म हो जाता है। क्या है, शुष्क चूने को जल में मिलाने पर जल गर्म हो जाता है। ये कैसा परिवर्तन है, तो देखिए बच्चों इसमें हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास परिवर्तन है, ये परिवर्तन हमारे पास रासायनिक परिवर्तन होगा। कैसा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। क्योंकि रीज़न क्या है, रीज़न ये होता है बच्चों कि हमारे पास जो चूना होता है, कौन सा, CaO, और क्या होता है, जल, मतलब H2O, आपस में रासायनिक अभिक्रिया करने के फलस्वरूप ये हमें क्या देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देते हैं। क्या, CaOH का होल ट्वाइस देते हैं। तो देखिए हमें क्या प्राप्त हुआ, नया पदार्थ हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। देखते हैं, तो स्पष्ट है कि हमारे पास जो परिवर्तन होने वाला है, ये परिवर्तन कैसा होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं।